हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस, हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज, और चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम नेटवर्क के बारे में सीखेंगे और ये चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स जानेंगे कि हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन और एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, तो स्टार्ट करेंगे और हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क रेफर टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेज। ठीक है, नेटवर्क में क्या है, कुछ डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है, किस लिए, उनमें कोई भी डेटा शेयर करने के लिए। A network is a group of devices connected to one another। तो कई सारे डिवाइसेस आपस में जोड़ी जाती हैं, तो ये नेटवर्क बनाते हैं। तो allowing the exchange of data with each other, और जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये डेटा को आपस में एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करते हैं। केबल नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क एंड टेलीफोन नेटवर्क। तो ये लोग आप जानते हो कि केबल नेटवर्क और टेलीविजन नेटवर्क ये आपस में, मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग है। और मोबाइल्स के मामले में आप जानते हो कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क आज के जनरेशन का नेटवर्क है। तो यह डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया, और बाद में हर एक टॉपिक का डायग्राम मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ हमारा सर्वर भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, देन सेकंड नंबर जुड़ा हुआ है, ये किसी हब से जुड़े हुए हैं। इससे इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ का सर्वर भी है और ये प्रिंटर भी है। ये क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे शेयरिंग हो रही है और हमारा वर्क इजी हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, पेरिफेरल डिवाइसेस का यहाँ पॉइंट आ चुका है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो मैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बता दूं कि पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे सामने मैंने यहाँ डायग्राम में दिया है कि ये इनपुट डिवाइसेस है, या कैमरा है, स्टोरेज डिवाइसेस है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कंप्यूटर में वे डिवाइसेस जिनके जोड़े बिना भी कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, वे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर पर अगर हम कीबोर्ड ना जोड़ें फिर भी कंप्यूटर हमारा चलेगा। ठीक है, अब कब नहीं चलेगा कि अगर हम मदरबोर्ड में, हमारे पास मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में अगर हमारे पास प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस, वो जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चल सके। तो आई होप कि आप समझ चुके हो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर का जुड़ना या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस का यहाँ मतलब है कि प्रिंटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूँ इसमें, प्रिंटर कैसे जुड़ा हुआ है और नेटवर्क में क्यों आता है। कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक इन ऑर्डर द एस्टेब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड टू एटलीस्ट 2 or more than 2 computers and some other devices. These devices are interconnected using the communication media such as a wire। तब एक से ज्यादा हमारे कंप्यूटर जुड़े हों, पैरेलल डिवाइसेस जुड़े हों, उनमें आपस में कनेक्शन बन जाता है, और कनेक्शन बनने के बाद हमारा डेटा जा सके। तो ये कनेक्शन बनना, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि कनेक्शन बनना अलग मैटर हो जाता है हमारा, और शेयर अलग मैटर हो जाता है। कनेक्शन बन गया बट शेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये नेटवर्किंग में नहीं हो रहा है। कनेक्शन बन गया और शेयरिंग हो रही है, तो ये नेटवर्किंग में आ रहा है। तो मैंने अभी प्रिंटर की बात कर रहा हूं, तो मैंने एक एग्जांपल सिंपल सी लेता हूं कि आप बैंक में जाते हो तो बैंक में हमारे कई सारे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और कई सारे कंप्यूटर में हमारा एक ही प्रिंटर ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो एक प्रिंटर ऐड होता है, जिससे आप किसी भी प्रिंटर से किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट दोगे तो ये एक ही प्रिंटर पे जाएगा। ओके, ये हमारी नेटवर्किंग है। तो आगे जाके हम ये सीखने वाले हैं। साथ के साथ मैं एक बात और बता दूं कि जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो वहां पर कंप्यूटर लिखते हैं कि ये कंप्यूटर है, लेकिन हम जुड़ने के बाद इनको हम नोड कहते हैं। आपस में कंप्यूटर आपस में कोई जुड़ जाते हैं तो उनको हम नोड कहते हैं। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट है सबसे पहले सेंडर। देखिए, सेंडर की बात करें, सेंडर कौन होता है। सेंडर जब कोई मैसेज सेंड करने वाला होता है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमने मैसेज सेंड किया है, दूसरे कंप्यूटर से फर्स्ट कंप्यूटर में हमने मैसेज लिया है। मैसेज का मतलब मेल है। तो यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन के लिए, अगर हम जनरल लाइफ में वर्क करें या बात करें, तो यहाँ पर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज भेजेगा तो ये भेजने वाला सेंडर हो जाएगा और रिसीव करने वाला रिसीवर हो जाएगा।
तो वहीं हमें चाहिए सेंडर। जब तक हमारे पास सेंडर नहीं होगा तब तक हम किसी को मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो हमें यहाँ पर सेंडर के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी और रिसीव के लिए दूसरे डिवाइस की, मतलब कंपलसरी क्या है कि हमारे पास 2 डिवाइसेस होना कंपलसरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिसीवर। तो मैंने आपको बता दिया रिसीवर कौन होता है। रिसीवर वो होता है जो हमारा मैसेज या डेटा रिसीव करता है, या फिर मैं कंप्यूटर कह लूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है तो वो रिसीव करता है, तो हमारा रिसीवर हो गया। उसका मैसेज, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डेटा भी हो सकता है और वो मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो हमारा मैसेज के बारे में कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो मैसेज हो सकता है, या टेक्स्ट भी कहें, या फिर ऑडियो कहें, वीडियो कहें, ये सब मैसेज में ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम। अब मीडियम से क्या मतलब है कि मीडियम से मैंने कई मीडियम लिए हैं इसमें, कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ओके, फर्स्ट डिवाइसेस से सेकंड डिवाइसेस में जा रहा है, तो वो किसी ना किसी के थ्रू जा रहा है, किसी ना किसी के थ्रू। जैसे हमारा अगर एक केबल दूसरी यहाँ कनेक्ट है दूसरे कंप्यूटर से तो एक केबल के थ्रू जा रहा है। अगर वो वायरलेस से कनेक्ट है, यानी किसी भी एक माध्यम हो सकता है, ये मीडियम है, वायरलेस से कनेक्ट है तो डेटा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कोई ना कोई मीडियम होना कंपलसरी है। और जाहिर सी बात है जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वहां मीडियम वर्क करेगा। मतलब जो मैंने ये 4 चीजें बताई हैं ये होना कंपलसरी हो जाता है। उसका प्रोटोकॉल हो गया। अब प्रोटोकॉल की मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल होता क्या है, एक ऐसा रूल जिसके द्वारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या सेंडर से रिसीवर तक जाता है, रिसीवर वापस सेंड कर देता है, वो प्रोटोकॉल होता है। और ये किसी ना किसी नियम के थ्रू होता है। तो ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि HTTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये कहाँ काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स की काफी ज्यादा मैंने डिटेल में एंड में बताया है। अब बात करते हैं इनके फायदे क्या हैं, है ना। फायदे भी जानना बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे ईज ऑफ एक्सेस। अब इसमें एक्सेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कंप्यूटर में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता तो है, लेकिन जब एक कंपनी होती है तो एक कंपनी में क्या होता है, किसी जैसे मैं हब की बात करूं तो हब में ये कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं हब के थ्रू। अब क्या होता है कि यूजर क्या करता है, एक सर्वर कंप्यूटर और होता है, साथ के साथ मैं यहाँ पे बता दूं एक सर्वर कंप्यूटर और होता है। तो यूजर क्या करते हैं कि इन सारे कंप्यूटर वर्क करते हैं। अब किसी यूजर के पास यहाँ पे कोई फाइल है तो यहाँ फाइल इसको सेंड करने के लिए नॉर्मली एक पेन ड्राइव या फिर मेल के थ्रू न सेंड करे, बस डायरेक्ट ही इस फाइल को यहाँ से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में ले सकता है, और ये वर्क बहुत ही फास्ट होने वाला है। ओके, तो पेन ड्राइव से करते हैं या फिर हम इंटरनेट से वर्क करते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक हम इंटरकनेक्शन बना लेते हैं आपस में तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। तो ईज ऑफ एक्सेस मतलब डाटा को एक्सेस करने में बहुत ही मदद मिलती है। यहाँ डेटाबेस भी हो सकता है, ठीक है। डेटाबेस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा डेटाबेस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेट है, उसको कोई भी एक्सेस करा सकता है। ये भी कंप्यूटर करा सकता है, ये भी करा सकता है और ये भी करा सकता है। नॉर्मल वे में कहूँ स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल में सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हमने नेटवर्किंग की हुई है, तो जरूरी नहीं है कि इसी कंप्यूटर में वो डेटाबेस केवल शो होगा, वो इसमें भी शो होगा और इसमें भी शो होगा। मतलब बार बार हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किसी और डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। शेयरिंग रिसोर्सेज, तो शेयरिंग रिसोर्सेज की बात करें तो ये डिवाइसेज जो आपस में जुड़ी हुई हैं, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम में मैंने अभी बिल्कुल बताया है मैंने अभी कि मान लीजिए 3 कंप्यूटर तो हैं ही हैं और इसमें अगर हम एक प्रिंटर और जोड़ देते हैं तो इसका फायदा क्या हुआ हमें, इसका फायदा यह हुआ कि हमें 3 कंप्यूटर्स के लिए हमें 3 प्रिंटर नहीं चाहिए, एक प्रिंटर से हमारा काम हो जाएगा। और मैं कहूं कि अगर हम नेटवर्किंग सही से करते हैं तो हमारे एक ही पीसी से 3 पीसी, 4 पीसी, 5 पीसी चलाए जा सकते हैं, वही हमारे रिसोर्सेस है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एक प्रिंटर या एक हार्ड ड्राइव या एक कोई भी हमारी डिवाइसेस है, सिर्फ एक डिवाइसेस ही हमारे कई कंप्यूटर में वर्क कर सकती है। तो ये हो गया हमारा शेयरिंग रिसोर्सेस। अब बात करते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन शेयर तो आसानी से हो जाएगी। अभी हमने ईज ऑफ एक्सेस की बात की थी, तो यहाँ ईज ऑफ एक्सेस और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन दोनों कंबाइंड हो जाता है कि एक पीसी से दूसरे पीसी में अगर डाटा जा रहा है तो आसानी से चला जाएगा अगर वो नेटवर्किंग में है और इसमें हमें किसी अदर डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो स्कूल डेटाबेस की यहाँ पर बात आ गई है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योरिटी सर्वर के थ्रू चली जाती है कि एक यूजर अगर कोई डेटा को डाउनलोड करना चाहता है तो उसे यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत होगी,
ठीक है। तो ये सिक्योरिटी में ही आ जाता है कि अगर डेटा को आप कहीं से डाउनलोड करना है तो इसको अनऑथोराइज पर्सन डाउनलोड नहीं कर सकता जब उसको यूजर नेम ना पता हो और उसको पासवर्ड ना पता हो। चलिए तो अब नेटवर्किंग मीडिया की बात करते हैं। और नेटवर्किंग मीडिया क्या होता है कि जब डाटा एक पीसी से सेकंड पीसी में ट्रांसफर हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, या तो किसी केबल के थ्रू हो रहा है या फिर किसी वाईफाई के थ्रू हो रहा है। तो ये करेक्शन अब हम यही जानेंगे इसमें कि नेटवर्किंग मीडिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर्ड मीडिया, जिसको वायर्ड मीडिया को बोलते हैं हम गाइडेड मीडिया, और वायरलेस मीडिया इसको बोलते हैं हम अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले वायर्ड मीडिया की बात करेंगे। और वायर्ड मीडिया में क्या आ जाता है, वायर्ड मीडिया में हमारी कई केबल्स आ जाती हैं और ये केबल डिपेंड करती हैं कि हमें किस जगह कौन सा यूज करना है। जैसे हमारे पास कोएक्सियल केबल है या फिर ऑप्टिकल फाइबर है, ये कई सारे केबल्स हैं, तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। तो कोएक्सियल केबल के बारे में पहले समझ लीजिएगा। कोएक्सियल केबल कुछ ये इस तरीके से होती है जिसमें ये आपने देखी होगी और कहाँ देखी होगी, जब आप अपने घर में ही डिश टीवी यूज करते हैं। डिश टीवी में जो केबल यूज होती है, आपने केबल निकाल के अभी भी चेक कर सकते हो, केबल ये कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक प्लास्टिक की सॉलिड जैकेट बनी हुई होती है, उसके बाद हमारा कॉपर का वायर होता है, और उसके बाद फिर से एक और हमारे जैकेट लगी होती है प्लास्टिक की, और उसके बाद हमारा सेंटर कंडक्टर होता है, इसी के द्वारा हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये कहाँ का यूज होता है, तो जो कोएक्सियल केबल है कॉमनली यूज्ड हमारा ये होता है टेलीफोन्स में, या फिर हमारा इंटरनेट प्रोवाइडिंग में, या फिर स्पीड पे भी डिपेंड करता है, या वीडियो के लिए हमें डेटा भेजना है, कम्युनिकेशन करना है, तो ये हमारा कोएक्सियल केबल यूज होते हैं। और आप तो वीडियो की बात करें तो टीवी तो आप देखते हो, टीवी में आप वीडियो देखते हो और उसमें वॉइस भी आता है, तो इसके लिए हमारा कोएक्सियल केबल ही यूज की जाती है। ओके, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मैं यहाँ पे मैंने फिगर लिया हुआ है, डायग्राम लिया हुआ है। ये केबल कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ भी एक सॉलिड जैकेट कवर लगा होता है, उसके बाद एक केबल आपस में, ठीक है, यहाँ भी एक और कवर है, और उसके बाद एक केबल आपस में हमारी लगी हुई होती है। मतलब तो ये केबल है और इस केबल में हमारी ये केबल आपस में इस तरह से लगी होती है, और बहुत सारी केबल आपस में ये लगी होती हैं। तो ये कहाँ कहाँ हमारी यूज होती हैं, तो ये यूज होती हैं कॉमनली टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, जहां पर हम आपने टेलीफोन कम्युनिकेशन पहले शायद देखा हो, अभी तो हाल फिलहाल आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको केबल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन टेलीफोन कम्युनिकेशन में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। और इसमें मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर कई केबल से पेयर बने हुए होते थे, और ये आपस में क्रॉस होने की वजह से क्या होता था कि जो वॉइस है वो वॉइस बहुत क्लियर जाती थी, उसमें नॉइज नहीं होती थी। टेलीफोन में आप पहले बात रिसीवर वाले फोन होते थे, वहां पे यही केबल लगे होते थे जिसमें आसानी से हमारी वॉइस जाती थी, क्लियरिटी होती थी। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से ही हम बहुत अच्छा नेट ले पा रहे हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में बहुत सारे छोटे छोटे वायर होते हैं, और ये वायर हमारे बाल जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हाई कम्युनिकेशन, ये इसकी स्पीड भी अच्छी है, और इतनी अच्छी स्पीड है कि लाइट की स्पीड से चलती है, और लाइट की स्पीड की वजह से चलने की वजह से ही हम तक हाई कनेक्शन आता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट चला पाते हैं। तो हमारे कोएक्सियल केबल होती है वो टीवी जैसे कम्युनिकेशन के लिए होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन के लिए होती है, और फाइबर ऑप्टिकल मेनली और मोस्टली जो हम स्पीड ले पा रहे हैं अच्छी, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल की ही वजह से ही ले पा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। वायरलेस मीडिया जिसमें हमारा फिजिकली टच नहीं होते हैं, जिसके लिए हमें कोई केबल की जरूरत नहीं होती है, ये हमारी वायरलेस मीडिया होती है। और इस वायरलेस मीडिया में मोस्टली हमारे ब्लूटूथ यूज होता है, इंफ्रारेड होता है और वाईफाई होता है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप ब्लूटूथ के बारे में जानते हो। ब्लूटूथ जिसकी रेंज हमारी 10 मीटर्स होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा वाईफाई, और वाईफाई की रेंज होती है हमारी 50 मीटर्स, मतलब 50 मीटर तक की ही रेंज होती है, इससे ज्यादा इसकी रेंज नहीं होती है। अगर इससे ज्यादा इसकी रेंज से बाहर चले जाए तो हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इंफ्रारेड के बारे में आपने सुना नहीं होगा। इंफ्रारेड डेली हम यूज तो करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टीवी चला रहे हैं और टीवी के लिए अगर आप रिमोट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी रेज निकलती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। ओके, और सेकंड थिंग, कोई भी रिमोट कंट्रोल जो किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, वहां इंफ्रारेड रेज ही होती हैं। ओके, तो होप सो समझ में आ गया होगा कि इंफ्रारेड क्या होती हैं। इसको याद रखेंगे कि जो आपके रिमोट से जो रेज निकल रही है वो इंफ्रारेड होती हैं, जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं कि अब नेटवर्क हमारे किस किस टाइप के होते हैं। और मेनली
टाइप का मतलब होता है कि हमारी नीड क्या है, ठीक है, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा नेटवर्क लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर यूज्ड। तो कुछ ही नेटवर्क यूज होते हैं हमारे जनरली। नंबर 1 पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में मैं बता दूं कि जैसे आप अपना नॉर्मली आप अपने फोन से लैपटॉप चलाते हो, मिनटों से फोन से आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हो, लैपटॉप चलाते हो या फिर कंप्यूटर चलाते हो, तो इनकी रेंज कितनी होती है? इनकी रेंज 50 मीटर मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, मतलब आसपास की डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। उसका आता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए मैं जितने भी नेटवर्क बताए वो इंक्रीज कंडीशन में है, ठीक है, ये एक के बाद जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी हमारा जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क मीन से कि एक हमारा ऑफिस है, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारा ऑफिस में यूज होता है। एक ऑफिस में जब हम कई डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, ठीक है, ऑफिस का एरिया कितना होगा? ऑफिस का एरिया इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होगा। तो एक ऑफिस में जब आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। तो थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। द लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेटवर्क, अ लैन कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लोकेटेड क्लोज टू एन अदर, जो आपस में क्लोज होती हैं, है ना, ज्यादा दूरी पर नहीं होती हैं, सच एज ए वन बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यूजुअली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो ये 100 कंप्यूटर से ज्यादा इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है किसी भी ऑफिस में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क। देखिए मैंने अभी ये बताया था कि जो नेटवर्किंग में बता रहा हूं वो इंक्रीज कंडीशन में है। तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क की जो खास बात है वो क्या है कि दो लैन को आपस में जोड़ के, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है, ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। बट यहाँ पे दो लैन जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लैन से बड़ा हो गया। तो इसकी जो मेन पॉइंट है कि ये दो लैन यानी एक लैन से बड़ा है, लेकिन जब दो लैन को जो लोकल में है इनका इंटरकनेक्शन आपस में बन सकता है, तो हमारा वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है कि एक सिटी में ही कवर कर सकें, ठीक है। एक सिटी की बात कर रहे हैं तो एक सिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे कि ब्रांच ऑफ द लोकल बैंक सिटी। लोकल बैंक सिटी आपकी सिटी में, मान लीजिए एक एसबीआई की ब्रांच है और एसबीआई की ब्रांच हमारे यहाँ पर ये मेन ब्रांच है, उसके बाद हमारी और भी ब्रांच हो जाती हैं, बट एक ही सिटी में हो जाती है। देखो एक सिटी में हमारी एक से ज्यादा ही ब्रांच हो सकती है। तो यहाँ जो कनेक्शन बना हुआ है इनका, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना हुआ है। मतलब सेम जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए इसके लिए, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सेम होना चाहिए, जैसे हमारा सिटी है या जैसे हमारा टाउन है, ठीक है। तो इस तरह हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी कुछ समझ नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट जरूर करना, और समझ में आया तो भी कमेंट करना। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ये नेटवर्क हम डेली यूज करते हैं। तो इस नेटवर्क में क्या आ जाता है? होल वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ये लैन मैन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपके फोन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और मैंने अभी बताया था कि ये होल कंट्री, होल वर्ल्ड में है। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे एटीएम है, आप जानते हो कि एटीएम की फैसिलिटी की बात करें हम यहाँ पर, तो एटीएम क्या करता है कि आप किसी भी सिटी में चले जाइए, कंट्री में चले जाइए, आप कहीं भी मनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। और वो किसकी वजह से है? वो वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से है। और इसका www वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है वो भी आगे जानेंगे। तो हाल फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, जहां हम एक देश से दूसरे देश में हम बात कर पा रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, मेल भेज पा रहे हैं, हम वीडियो रिसीव कर पा रहे हैं, न्यूज भेज पा रहे हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क ही है, जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। होप सो कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी होता है कि जब हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, उसमें हमारे कौन से नियम लगे हैं, कौन से रूल्स लगे होते हैं, वो टोपोलॉजी कहलाता है। मतलब आपस में कंप्यूटर में जुड़ने के नियम्स को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। और कई सारी टोपोलॉजी में से हम 4 टोपोलॉजी की बात करेंगे, जो मेन हमारी 4 टोपोलॉजी होती है हमारी। एक स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी,
और यहाँ बस टोपोलॉजी नहीं है, ये BUS बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको लर्न करने के लिए आपको वर्ड याद करने हैं, स्टार, रिंग और बस। मैश थोड़ा अलग हो जाता है, तो जैसे जैसे आप इनको अब पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने बस टोपोलॉजी की बात की है। तो जैसा कि आप जानते हो कि बस में तो जाहिर सी बात है आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, सभी बैठे हैं बस में, तो शायद ही कोई महान राजा व्यक्ति होगा जो वीडियो को देख रहा होगा जो नहीं बैठा होगा। खैर बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। तो बस तो आप जानते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बस टाइप, बस मतलब बस सीधी होती है, तो मैंने ये केबल ले ली, ये बस हो गया, ठीक है। अब इस बस में क्या होता है, एक टर्मिनल होता है। उस टर्मिनल के बाद हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारी क्या होती है, बस टोपोलॉजी। मतलब आपस में एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में कंप्यूटर होने पर उनको जोड़ने की जो रूल्स होते हैं उनको कहते हैं बस टोपोलॉजी। थोड़ा अब इसके बाद चलते हैं। तो इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड और टू अ सेंटर केबल कॉल्ड बस। सेंटर केबल मतलब ये सेंटर में जो केबल जा रही है आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसी को बस कहते हैं। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सिंगल केबल से आपस में जुड़े होते हैं और डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। और मैं आपको बार बार बता दूं कि ये कंप्यूटर आपस में जुड़ चुके हैं, तो अभी इनको कंप्यूटर नहीं कहेंगे, अब इनको कहेंगे नोड। मतलब ये नेटवर्किंग में आ चुके हैं। जो नेटवर्किंग में आ जाता है, कंप्यूटर आपस में जुड़ जाता है, जिसमें डाटा ट्रेवल करता है, वो हमारा नोड कहलाता है। और इसके बाद हम कहते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, डेटा भेजने का हमारा एक ही डायरेक्शन होता है। और इसकी जो प्रॉब्लम मैं बता दूं, प्रॉब्लम आगे बता सकते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज में क्या होता है, फायदे तो इसके ये है कि इसको सेटअप करना बहुत आसान होता है। और उसके बाद हमारा दूसरा फायदा ये है, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, कि एक कंप्यूटर के अफेक्ट होने पर किसी और कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कंप्यूटर प्रॉब्लम कर गया तो इस कंप्यूटर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये केवल यहाँ से प्रॉब्लम कर गई तो आगे कंप्यूटर सारे बंद हो जाएंगे। डिसएडवांटेज ये भी है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इट ऑफर्स अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और फॉर चेंजेस। मतलब अगर हमें इसमें आपस में कोई चेंजेस करने हैं, मतलब मुझे ये कंप्यूटर और जोड़ना है, ये घटाना है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सिग्नल की बात करें तो अ सिग्नल ऑन ए बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू द रीच द रिसीवर। तो जो हम सिग्नल भेज रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिसीवर तक पहुंच जाए। देखिए जहाँ तक की बात है कि आप भी बस में बैठे होगे, बस में यहाँ कंडक्टर बैठा होगा। कंडक्टर क्या करेगा कि वो टिकट की कहेगा, और टिकट में जब तक वो, वैसे तो ये है कि आजकल सभी समझदार हैं, टिकट ऑटोमेटिक ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना समझ भी हैं, ठीक है। तो जब तुम उनके टिकट की ना कहो तो वो टिकट लेते नहीं है। तो टिकट लेने के लिए वो जब इतनी तेज चिल्लाए कि भाई जिन लोगों ने टिकट नहीं लिया है वो टिकट ले लें, मतलब ये आवाज हमारी पीछे तक जानी चाहिए। तो पीछे वाला जो ना समझ व्यक्ति होगा, खैर आप तो होशियार बच्चे हो, तो ना समझ व्यक्ति होगा वो उठ के आएगा और यहाँ से टिकट ले लेगा। सेम जब सिग्नल सब भेज रही हैं तो सिग्नल इतना फास्ट होना चाहिए और इतना तेज होना चाहिए। फास्ट और तेज का मतलब एक ही होता है, मतलब इतना अच्छा सिग्नल होना चाहिए कि एंड तक जाते जाते वो लॉस्ट ना हो। और ये बात को मैं आपको बता दूं कि जहां से कोई भी डेटा ट्रेवल करता है तो ट्रेवल की रेंज इतनी तेज होनी चाहिए या फिर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि डेटा एंड तक जा सके, तभी वो डेटा हमारा वर्क कर पाएगा। ओके, होप सो कि आप बस टोपोलॉजी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। देखिए अभी मैं बस की बात कर रहा था। बस का मतलब होता है कि बस, सीधा सादा। ओके, स्टार तो आपने बहुत देखे होंगे, बच्चों ने बहुत सारे स्टार बनाए होंगे। तो स्टार टोपोलॉजी स्टार ही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ओके, बीच में हब रखा हुआ है और स्टार फॉर्म में ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्टार के नाम से क्लियर हो गया कि आपको जब भी इसका डायग्राम बनाने आ जाए और इसको एक्सप्लेन करने आ जाए तो बस स्टार का नाम याद रखेंगे और बीच में हब रखे आपस में कई सारे नोट्स जोड़ देंगे, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो यही बात करते हैं कि आपस में इसमें जो नोट आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सेंट्रल सिस्टम की वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं और इसमें डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइव कर पाता है, चल पाता है। लेकिन यहाँ पर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इसको यूज करने के लिए हमें ज्यादा प्राइस लगाना नहीं पड़ता, मतलब लो कॉस्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग, इफ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल, अगर कोई लोकल कंप्यूटर फेल हो जाता है तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब और कंप्यूटर हमारे अफेक्टेड नहीं होते। मीन टू से कि अगर ये कंप्यूटर फेल हो गया तो कोई मतलब नहीं है, बाकी और तो कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन सर्वर पे ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं और डिसएडवांटेज हम करते हैं द सिस्टम क्रूशियली डिपेंड ऑन द सेंट्रल स्विच। देखिए जो सिस्टम होता है, जो हमारा मेन होता है, उस पे ही डिपेंड होता है इस पे सारा मैटर। मतलब हमारा मेन, मतलब हब की बात करें यहाँ पर, तो हब अगर खराब हो गया तो सारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं। तो हमारा जो मेन हब कह लें या स्विच कह लें, तो यहाँ सारे सिस्टम हमारे हब या स्विच पर डिपेंड करते हैं। इफ इट फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोल डाउन,
अगर ये फेल हो जाता है तो और सारे नेटवर्क हमारे डाउन हो जाएंगे। रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग माने एक सर्कल, सर्कल मतलब गोला। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं वो एक सर्कल में जुड़े हुए हैं एक केबल के थ्रू। इसमें किसी भी हब या स्विच की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो इन अ रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप। क्लोज मतलब आपस में जो गोलाई है। सो दैट ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेज वन ऑन आइदर साइड। The computer in a ring topology are connected in the shape of the closed ring। मतलब वही चीज है कि आपने जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो रिंग कंडीशन में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डेटा है हमारा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हो कि डायरेक्शन कुछ इस तरह बना हुआ है। डायरेक्शन मतलब ये डेटा ऐसा नहीं है कि इस बार क्लॉकवाइज चला जाए और इस बार एंटी क्लॉकवाइज चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो अब बात में एडवांटेज की बात करें तो यहाँ एडवांटेज की बात करते हैं कि ये वहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल है जहां पर कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है। सेकंड एडवांटेज हमारा ये है कि ये स्टार टोपोलॉजी से बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और तो यहाँ पर अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमारा इसमें सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर हमारा यहाँ से अगर सर्वर जा रहा है, अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है और किसी तरह यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ आगे के जो कंप्यूटर बचे हुए कंप्यूटर हैं वो खत्म हो जाएंगे, मीटू से वो नहीं चलेंगे, उन पर डेटा नहीं जा पाएगा। तो होप्स हो कि आप रिंग टोपोलॉजी को क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। मुझे ये टोपोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही इजी है। मैश टोपोलॉजी की जो खास बात है इसमें एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे कि आप ये एक कंप्यूटर में, अभी कंप्यूटर शब्द ना कहूं तो ज्यादा अच्छा है, एक नोड आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे 5 नोड रखे हुए हैं और 5 नोड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ये नोड में बात करूं तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ से और इसके बाद यहाँ से। मतलब यहाँ डाटा आपस में बहुत इजीली ट्रेवल कर सकता है, डाटा आपस में बहुत अच्छी तरह जा सकता है। यहाँ पर किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज पढ़ लेते हैं इसके। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें कोई भी नोट्स फेल होने पर अदर नोट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। और सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसकी जो डेटा सेंडिंग प्रोसेसिंग होती है, रिसीविंग प्रोसेसिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है। और थर्ड एडवांटेज इसमें कई सारे एडवांटेज हैं, अच्छे एडवांटेज हैं। और थर्ड एडवांटेज ये है कि इसमें कि हम किसी भी कंप्यूटर को आपस में किसी भी कंप्यूटर को हम चेंज कर सकते हैं बिना किसी और दूसरे कंप्यूटर को छेड़छाड़ किए हुए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो कई सारी केबल्स की जरूरत है और जब कई सारी केबल्स आएंगे तो हमें पैसा तो हमें खर्च करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है और इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा टफ होता है। क्यों टफ होता है? जब कई सारी केबल आपस में जुड़ जाती हैं, कई सारे हमारे नोड्स आपस में कई केबल्स के थ्रू जुड़े जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि कौन सी केबल्स कहाँ जा रही है और ये कौन सी केबल किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारी मैश टोपोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सबसे अच्छी टोपोलॉजी यही होती है, यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करना या जल्दी भेजना और बिना किसी नोड्स को अफेक्टेड किए हुए भी ये चल सकती है। तो मैश टोपोलॉजी इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। होप्स हो कि चैप्टर आपके समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्क चलाने के लिए हमें किस डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो अब डिवाइसेस के चलते हैं यहाँ पर। तो इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द नेटवर्किंग मेनी डिवाइसेस प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल। जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हियर इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ देम। हम कुछ की बात करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडेम की। ठीक है, मॉडेम बहुत ही इंपोर्टेंट रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेम की और मॉडेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर मॉडेम की बात करते हैं कि मॉडेम देखिए मैं यहाँ पर हर चीज का मैंने डायग्राम लिया हुआ जिससे आप इजीली समझ सको। आपने मॉडेम देखा होगा, यहाँ 2 एंटीना टाइप के लगे होते हैं। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है आप जिंदगी भर याद रखेंगे जब तक कंप्यूटर पढ़ेंगे क्योंकि मॉडेम की ये फुल फॉर्म हमेशा ही आने वाली है और मॉडेम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट वर्क करता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे सर डिजिटल सिग्नल कौन होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? तो डिजिटल सिग्नल बता दूं, जो कंप्यूटर रिसीव करता है वो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं और जो फोन में होते हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। मतलब जब हम फोन से अपने कंप्यूटर को नेट के लिए कनेक्ट करते हैं तो हमारा फोन इसको क्या करता है, यहाँ पर हम मॉडेम भी लगाते हैं साथ में। तो हमने मॉडेम लगा दिया है। मॉडेम लगाने से क्या होता है कि फोन से जो सिग्नल जा रहा है तो जो सिग्नल है वो हमारा एनालॉग सिग्नल है और मॉडेम क्या करेगा, कंप्यूटर हमारे डिजिटल सिग्नल को समझता है तो ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो होप्स हो के समझ गए होंगे कि एनालॉग सिग्नल किस लिए होता है। एनालॉग सिग्नल हमारे फोन्स
के लिए होता है और डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर के लिए होता है, क्योंकि ये डिजिटल ही कोई भी डिवाइसेस है जिसमें हमारी स्क्रीन होती है वो स्क्रीन हमारी अक्सर ज्यादातर डिजिटल सिग्नल को ही समझ पाते हैं। होप सो मॉडम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हब की बात करते हैं। तो हब क्या करता है कि हब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कि हब में ये कई सारे ये स्विच टाइप के लगे हुए होते हैं। तो जब हम कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो हम हब का काम करते हैं, यानी कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए या कई पेरिफेरल्स डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए हमें हब का यूज करना पड़ता है। और हब का जो काम होता है कि हमारे एक पोर्ट होता है, इस पोर्ट में किसी डाटा को भेज दिया जाता है और ये पोर्ट क्या करता है, उन डाटा को पैकेट्स में धीरे धीरे करके सभी में भेजता रहता है जिसके लिए उसको जरूरत पड़ रही है, जिस पीसी को या जिस नोड को या जिसके लिए भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर डाटा एक ही स्विच में जाता है और वो दूसरे स्विचेस में उन डेटा को भेजता है। ठीक है, ये हब का काम है। लेकिन बात करते हैं, बाद में आ गया स्विच। पहले आया था हब और बाद में आया स्विच। देखिए आप देख पा रहे हो कि कुछ कुछ सेम एक जैसा ही है। यहाँ पर स्विच ये लगे हुए हैं, स्विच ये लगे हुए हैं। तो आप इसका मेन मतलब समझिए कि स्विच को यूज क्यों किया गया था। हालांकि हम डेफिनेशन से है कि स्विच आल्सो कनेक्टेड कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क लाइक ए हब। हम आपस में कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं हब की तरह, बट इट सेंड द डेटा पैकेट्स टू द इंटेंडेड रिसीवर। मतलब ये डाटा रिसीवर तक भेजता है जिस रिसीवर को ये डेटा जाना है। लेकिन क्यों भेजता है, ये तो हब का भी काम है। आप यहाँ पर मैटर समझिए कि ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं हब में आपको समझा दिया है और यहाँ स्विच की बात करते हैं। तो यहाँ स्विच क्या करता है, स्विच में क्या होता है कि यहाँ जो अलग अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है, इन पोर्ट में आईपी एड्रेस, ठीक है, हर एक डिवाइसेस का जो हमारी डिजिटल डिवाइसेस है हर एक का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इसमें असाइन कर दिया जाता है। एंड में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस इसमें असाइन कर दिया जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आईपी एड्रेस आप इसमें असाइन कर दोगे तो सर्वर जिस कंप्यूटर के लिए डेटा भेजेगा वो डेटा उसी आईपी पर जाएगा जिसके लिए भेजा गया है। लेकिन हब में क्या होता है, हब क्या करेगा, हब सबसे पहले पहले कंप्यूटर को चेक करेगा। अगर इसका आईपी एड्रेस मैच कर जाता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा। तो यहाँ डाटा ट्रेवल हो रहा है, लेकिन यहाँ टाइम लग रहा है डाटा ट्रेवल होने में। ओके, लेकिन यहाँ पर सीधे स्विच क्या करेगा कि जिसका आईपी एड्रेस है डेटा उसी को सीधे सेंड कर देगा। मतलब यहाँ टाइम की बहुत ज्यादा बचत है, इसलिए अब हब को यूज लोग कम करते हैं और स्विच को यूज ज्यादा करते हैं। होप सो कि अब ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हब एंड स्विच। इसमें अंतर क्या होता है, स्विच में हर एक में आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जो सीधे उसी कंप्यूटर में डेटा को भेजेगा जो इसका आईपी है, और हब क्या करता है, वन बाय वन सबको चेक करेगा, उसके बाद वो डेटा उसको भेजेगा। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राउटर। राउटर क्या करता है, राउटर का काम होता है कि दो आपस में लैन है उनको आपस में जोड़ सके। दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनको वो आपस में जोड़ लेता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा काम होता है कि ये जब डेटा को सेंड करता है तो ये देखता है कि सबसे जल्दी कैसे डाटा जाएगा। राउटर का जो काम होता है वो तो आपस में दो लैन को जोड़ना तो होता ही है, लेकिन मेन वर्क होता है इसका उसके साथ साथ कि ये डेटा को बहुत तेजी से भेजने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यूज करता है। किस रास्ते से डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है और जल्दी जा सकता है, जहां ट्रैफिक ना हो उसी पाथ से ये हमारे डेटा को सेंड करता है। ओके, तो राउटर भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गेटवे। तो गेटवे का यहाँ क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। तो गेटवे कुछ इस तरीके से होता है। इनकी जो हमारा इनका फेस है, मतलब स्विच है, हब है, देखो है तो एक जैसा ही, सब में एंटीना है, लेकिन इनके वर्क थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। जब कोई डिवाइस बनाई जाती है तो सेम डिवाइस तो बनाई नहीं जाएंगी ना, उसको किसी ना किसी मेन पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो जो गेटवे का मेन वर्क तो मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। और ये गेटवे क्या करता है कि जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो मेल भेज रहे हैं, चाहे वो ब्राउजिंग कर रहे हैं, चाहे हम वेब पेज को देख रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो ये इस गेटवे के थ्रू ही होता है। ओके, तो ये गेटवे एक जरिया है, जैसा का इसका नाम है गेटवे, मतलब रास्ता किसी ना किसी चीज का। तो किसी ना किसी चीज में मैंने आपको चीजें बता दी हैं जो होती हैं। ओके, तो एक ऐसा रास्ता जिसमें हमारे अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है और हमारा यूज किया जा सकता है मेल भेजने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, या वेब पेज को देखने के लिए, या ऑनलाइन चीजों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर गेटवे का यूज किया जाता है।
अब जानेंगे ब्रिज के बारे में। ब्रिज होता क्या है? तो आपने अपनी जनरल लाइफ में देखा होगा कि आपस में दो रास्तों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का यूज किया जाता है। ओके, तो ब्रिज भी वही काम करता है। ब्रिज क्या काम करता है कि आपस में दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाएगा। देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नेटवर्क ये बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ ये बना हुआ है। इनको जोड़ने के लिए हमने क्या लिया है कि हमने ब्रिज लिया हुआ है जो आपस में दो नेटवर्क को इसने आपस में जोड़ दिया है। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि जब दो नेटवर्क को जोड़ेगा तो इसमें सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए। ओके, जब तक सेम प्रोटोकॉल नहीं होंगे तब तक ये दो नेटवर्क्स को आपस में नहीं जोड़ेगा। मजबूत डेटा के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा गेटवे का यूज किया जाता है और सेम प्रोटोकॉल के होने पर ही आपस में कनेक्ट होता है। तो हमारी ये डिवाइसेस भी हमने ब्रिज भी कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। अब इसकी बात करते हैं कि इंट्रानेट। सबसे पहले इसमें इंट्रानेट होता क्या है? जब आपस में ही कंपनी के जो इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, कंपनी के अंदर जो डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। तो इंट्रानेट में एग्जांपल में लिया गया है कि जैसे कि इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे में आपस में ही सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका नेटवर्क एक ही होता है। मतलब एक पर्सनल नेटवर्क जो बनाया जाता है वो हमारा इंट्रानेट होता है, जिसके हमारे बाहरी नेटवर्क से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो रेलवे का ही नेटवर्क है। बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या होता है? तो इंट्रानेट का होता है जो आपस में मतलब जिसका लिमिटेड सेक्शन होता है। अब जैसे रेलवे है, लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड का मतलब है उन्होंने कहा है कि भी रेलवे में अपना सर्वर बना लूंगा और मैं अपने आपस की चीजों को जोड़ूंगा, बाहर की दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ इंटरनेट है वो पूरा अपोजिट है, वो कहता है मैं दुनिया की सारी डिवाइसेस को जोड़ के चलूंगा। मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ूंगा और दूसरे नेटवर्क को तीसरे नेटवर्क से जोड़ूंगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे छोटे मिलियंस आपस में नेटवर्क मिल जाते हैं और आसानी से हम डेटा को एक दूसरे से दूसरी जगह हम किसी प्रोटोकॉल के थ्रू यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब आप छोटे नेटवर्क को मिलना ही इंटरनेट कहलाता है और यही एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जो हम बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डाटा ट्रांसमिट होता है। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डाटा ट्रांसमिट होता है हो सकता है वो हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। जो डाटा अक्सर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो हमारा बीपीएस में बिट पर सेकंड में होता है, या फिर हम कहें केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड में, या फिर एमबीपीएस मेगा पर सेकंड में डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। ओके, अब कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं हूं, पर चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं। और इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप सबसे ज्यादा जियो यूज कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ आइडिया यूज कर रहे हैं, या फिर एयरटेल यूज कर रहे हैं। ये क्या है? कंपनियां हैं। ये कंपनीज क्या कर रही हैं? आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही हैं। तो यही कंपनी क्या कहलाती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस, वीडियो और अदर मीडिया। वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं जिसमें हमारे इमेज होते हैं, वीडियो होते हैं और अदर मीडिया भी हो सकता है। एग्जाम्पल पे मैं अगर बात कहूँ कि जैसे आपका स्कूल है तो उस स्कूल की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि वेबसाइट पर आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या फैकल्टी हैं और स्कूल का इंटरफेस कैसा है, ये सब हमारे मेन फ्रंट वेबसाइट पे मिल जाता है। ओके, ये वेबसाइट होती है। उसके बाद बात करते हैं हम वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल एक वेबसाइट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे कई चीज के लिंक दिए होते हैं, जैसे ईमेल्स है, फॉर्म्स हैं या कोई सर्च इंजन है, आपस में ये लिंक जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कहूँ कि इसमें हमारी एक याहू वेबसाइट होती है। मैं याहू की तरफ लेके चलता हूँ और मैंने यहाँ पे याहू टाइप करता हूँ। तो देखो अब याहू पे तो मैं टाइप कर दिया, तो याहू एक सर्च इंजन भी है और एक वेब पोर्टल भी है। मतलब यहाँ से कुछ जानकारी भी मिल जाती है। देखिए आप गूगल पे जब सर्च करते हैं, जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो गूगल पे सर्च करने के बाद केवल एक सर्च इंजन आता है और यहाँ पर आप केवल कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उस चीज को लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे याहू में आप देख सकते हो कि साथ के साथ कई जानकारियां दी हुई होती हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन न्यूज चलती रहती हैं, कई हैं। तो ये वेबसाइट और वेब पोर्टल में थोड़ा अंतर होता है। हालांकि याहू भी एक सर्च इंजन भी है जिसपे हम सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का
एक इंडिविजुअल पेज होता है विच कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, जिसमें हमारे टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है। तो हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में ही मैंने यही कहा था, लेकिन वेबसाइट में सारे एक कलेक्शन होता है और वेबसाइट में एक खास पॉइंट होता है कि इसमें एंड में .com दिया होता है, .in दिया होता है या .org दिया होता है। इस तरह से ये डोमेन नेम होते हैं जो एंड में दिए जाते हैं। बट वेब पेज ही वेबसाइट का हिस्सा है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वेबसाइट के बाद ही आप वेब पेज पे पहुंचेंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वेब पेज की बात करते हैं, होम पेज। तो पहले आप वेबसाइट पर पहुंचे, वेबसाइट पर जाकर आप वेब पेज पर पहुंचे, उसके बाद होम पेज, मतलब पहले ही नंबर पे जो पेज खुलेगा वो आपका होम पेज होगा। एवरी वेबसाइट हैज मेन पेज, हर वेबसाइट का एक मेन पेज होता है, दिस इज द फर्स्ट पेज, और यही फर्स्ट पेज होता है विच अपीयर्स व्हेन यू ओपन वेबसाइट। और ये कब ओपन होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं। दिस पेज इज कॉल्ड द होम पेज, और इसको ही हम होम पेज कहते हैं। ओके, होप सो कि समझ में आ गया होगा। लिंक की बात करें तो यहाँ पर लिंक का मैटर ये है कि हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा को भेजा जाता है तो यहाँ किसी न किसी लिंक के थ्रू भेजा जाता है, या वायर लिंक होता है या फिर वायरलेस लिंक होता है। तो यहाँ लिंकिंग का मतलब है कि जिस मीडियम के थ्रू डेटा जा रहा है उसको हम लिंक कहेंगे। नेक्स्ट है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक ये थोड़े अलग अलग हैं। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक पेज पर ही किसी आप इमेज पर, ऑडियो पर, वीडियो पर एक लिंक जनरेट कर देते हैं, जिस पर आप क्लिक करते ही या तो एक न्यू वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, या उसी ही वेब पेज पर जहां ये लिंक लगाया जाता है उस पोर्शन में आप चले जाते हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम यहाँ के हाइपर लिंक की बात करें तो हाइपर लिंक क्या होता है कि ये हाइपर लिंक टेक्स्ट पे लगाया जाता है। जैसे टेक्स्ट आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो या फिर कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो क्लिक हियर लिखा होता है, या कोई फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो जो भी होता है वो डाउनलोड होने लग जाता है। तो ये किसी टेक्स्ट पर लगा होता है हाइपर टेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं हम यूआरएल की। यूआरएल होता क्या है, तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, और ये एक एड्रेस होता है जो आप किसी वेब ब्राउजर में टाइप करते हो। तो वेब ब्राउजर हमारे एग्जांपल में मैं कह दूं, जैसे कि हमारे पास क्रोम वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, मोजिला होता है, ये हमारे वेब ब्राउजर होते हैं। इसमें जब हम किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो यूआरएल क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं चलता हूं, जैसे मैंने अपना ओपेरा मिनी गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया। ओके, यूट्यूब सर्च करने के बाद यूट्यूब में मैं सर्च कर देता हूँ अपना ही चैनल का नाम, एजुकेशन टेक पॉइंट। जैसे मैंने सर्च किया तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जैसे कि आप देखते हो एड्रेस बार में आप देख पा रहे हो, तो एड्रेस बार में अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और आपको कहीं ना कहीं जैसे अपनी वीडियो में दे दूं, कह दूं कि मेरे चैनल पर जाना, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक ही हमारा यूआरएल हो जाएगा, और जो एड्रेस बार में अभी जो लिखा हुआ है यही हमारा यूआरएल है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूआरएल क्या है। टीसीपी और आईपी, ये देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों का अंतर, दोनों में अलग अलग बात है, दोनों का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल ये दोनों ही होते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं इंटरनेट से के थ्रू डेटा किसी कंप्यूटर को भेजा जाता है, तो यहाँ पर हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, और हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिस उन आईपी एड्रेस पे ही डेटा सेंड होता है। बट टीसीपी जब डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो टीसीपी क्या करता है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में उस डेटा को बांट देता है। ये मेन जो वर्क होता है वो टीसीपी का होता है, जो छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को बांट देता है। और उसके बाद जो आईपी का वर्क होता है वो कैसे दूसरे कंप्यूटर तक, मतलब एक जगह से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक कैसे ले जाना है, वो हमारा आईपी का काम होता है। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे टीसीपी का काम क्या होता है कि डेटा को छोटे छोटे हमारे पैकेट्स में बांट देता है, और आईपी क्या करता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है वो आईपी पर ही डिपेंड करता है। तो द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर देम, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर पहुंचा देते हैं या फिर रिसीव कर लेते हैं। अब बात करते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कई सारे प्रोटोकॉल हैं, तो आप जब वेबसाइट आपने चलाई होगी, और हम बात करते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट अभी ओपन, हमारा ही यूट्यूब चैनल ओपन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो HTTPS। तो HTTP आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है कि किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। इसमें हमारा डाउनलोडिंग भी आती है, अपलोडिंग भी आती है, तो हमारा HTTP का ही
यूज होता है। तो इट इज द सेट ऑफ द रूल्स ट्रांसफर द फाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। www पर एक जगह से दूसरी जगह इन सबको भेजने के लिए हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे कि हमारा नाम है फाइल, मतलब हम जब मेल भेजते हैं तो वहां पर जो इसका काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। दिस प्रोटोकॉल यूज्ड टू डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल ऑन इंटरनेट, मतलब ये फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है और अपलोड करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो गाइस इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यूजफुल रही हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को कम से कम, आप कमेंट ना करें, कम से कम लाइक तो कर दें। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।